तारीख थी 22 दिसंबर 2022। काठमांडू की एक ठंडी सुबह नेपाल की सबसे ऊंची अदालत में अचानक हलचल मचती है। जज की आवाज गूंजती है, रिहाई का आदेश दिया जाता है और कुछ सेकंड के लिए मानो सन्नाटा सा छा जाता है। फिर खबर बाहर आती है और सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। एक ऐसा कैदी जो साल 2003 से जेल में बंद था, अचानक आजाद कर दिया गया। वजह बुढ़ापा और खराब सेहत। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कोई बूढ़ा कैदी रिहा हुआ है, बल्कि सवाल ये था कि आखिर ये कैदी था कौन? ये ऐसा कौन सा इंसान था जिसे लोग 20 साल बाद भी भूल नहीं पाए थे, जिसका नाम सुनते ही अपराध की दुनिया सिहर उठती है। और तभी एक नाम सामने आता है, चार्ल्स सोभराज। दोस्तों, ये कोई आम अपराधी नहीं था। ये वो शख्स था जिसे क्राइम इतिहास का सबसे शातिर, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, बल्कि उनके दिमाग से खेलता था। इतना ही नहीं, उसकी जिंदगी पर साल 2021 में द सर्पेंट नाम से एक मशहूर वेब सीरीज भी बनी, क्योंकि उसकी कहानी किसी फिक्शन से कम नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कातिल की पूरी कहानी जो दिखने में शरीफ, बोलने में मीठा था, लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ था। क्राइम इतिहास में कई नाम आए जिन्होंने पुलिस को परेशान किया, लेकिन चार्ल्स सोभराज वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक पहेली था। वो केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड कॉनमैन था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका चार्म, उसकी स्मार्टनेस और लोगों को मैनिपुलेट करने की उसकी कला। वो दोस्त बनकर पास आता, भरोसा जीतता और फिर उनकी जिंदगी छीन लेता। उसके अपराध सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थे, बल्कि आइडेंटिटी थेफ्ट, नकली पासपोर्ट, लोगों को नशा देकर लूटना और उसका सबसे खतरनाक काम था बार बार जेल से भाग जाना। 1970 के दौरान साउथ ईस्ट एशिया में घूमने आए कई यंग टूरिस्ट्स अचानक गायब होने लगे। ज्यादातर बैकपैकर्स थे, जिनमें खासकर युवा विदेशी लड़कियां थीं। उसकी एक ही स्ट्रेटजी थी, पहले मददगार बनो, फिर भरोसेमंद दोस्त और आखिर में कातिल। क्योंकि उसके कई विक्टिम्स बिकिनी पहनने वाली फीमेल टूरिस्ट्स थीं, इसलिए मीडिया ने उसे नाम दे दिया बिकिनी किलर। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो जितनी बार भी पकड़ा गया, उतनी ही बार पुलिस को चकमा देकर निकल भी गया। कभी गार्ड्स को मैनिपुलेट करके, तो कभी उन्हें नशा देकर, तो कभी बीमारी का नाटक करके। उसका दिमाग ऐसे चलता था जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो जो पहले से 10 चालें सोच चुका हो। लेकिन इस अंधेरे दिमाग की कहानी शुरू होती है साल 1944 से। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था। उसका पूरा नाम हुतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स सोभराज था। उसकी माँ वियतनामी थी और पिता भारतीय। लेकिन पिता ने न तो शादी की और न ही चार्ल्स को अपनाया। बचपन से ही चार्ल्स ने रिजेक्शन देखा। उसकी जिंदगी में अपनापन नहीं, अकेलापन था। कुछ साल बाद उसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली। चार्ल्स को अपनाया गया और उसे मिल गई फ्रांस की सिटीजनशिप। लेकिन माहौल बदलने से उसका मन नहीं बदला। जहां वो पला बढ़ा, वहां अपराध आम बात थी और वही अपराध धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। माता पिता ने उसे कैथोलिक स्कूल में डाला, लेकिन पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। वो चालाक था, झूठ बोलना जानता था और लोगों को बेवकूफ बनाना उसे मजा देता था। फिर आया साल 1963। पहली बार चोरी के आरोप में उसे पेरिस के पास पॉसी जेल में भेजा गया। लेकिन जेल जहां आम इंसान टूट जाता है, चार्ल्स वहीं निखर गया। उसने जेल को सजा नहीं बल्कि अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। वहीं उसने सीखा कि कैसे अपराध करना है और उससे बचना कैसे है। जेल से छूटने के बाद वो भारत आया, लेकिन यहाँ भी टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में वो फिर पेरिस लौट गया। यहीं उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के लोगों से हुई। अब वो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि खेल खेलने लगा था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई एक लड़की जिसका नाम शांताल कंपानियन था। चार्ल्स ने उसे प्यार में फंसाया और फिर अपने अपराधों का साथी बना लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खूनी सफर जो एशिया की गलियों से लेकर दुनिया की जेलों तक फैला। और यही सफर आगे चलकर चार्ल्स सोभराज को बना देता है क्राइम इतिहास का सबसे डरावना नाम। दिन के उजाले में वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बैठा सिगरेट के कश लेता है। डील्स, प्लानिंग, नकली पासपोर्ट उसके काम का हिस्सा होते। और रात होते ही वही आदमी एक अलग चेहरे के साथ शांतल की आंखों में प्यार ढूंढता। चार्ल्स सोभराज 2 जिंदगियां जी रहा था, एक अपराधी की और दूसरी प्रेमी की। धीरे धीरे शांतल उससे पूरी तरह जुड़ गई। चार्ल्स ने जब उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो लगा जैसे उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसी दिन पासा पलट दिया। उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जेल में जहाँ ज्यादातर लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन वहीं शांतल ने चार्ल्स का साथ नहीं छोड़ा। वो मिलने आती रही, चिट्ठियां लिखती रही,
इंतजार करती रही और यही बात चार्ल्स के दिल में घर कर गई। जेल से बाहर निकलते ही दोनों ने शादी कर ली। साल था 1970। शांटाल गर्भवती थी, लेकिन चार्ल्स को पता था कि अगर वो यहीं रहा तो फिर उसका जेल जाना तय है, इसलिए दोनों ने फ्रांस छोड़ दिया। फर्जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के सहारे उन्होंने ईस्टर्न यूरोप की एक लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू की। अब चार्ल्स का तरीका साफ था, टूरिस्ट से दोस्ती करो, उन्हें पार्टी का लालच दो, नशीली दवाइयां पिलाओ और जब वो बेहोश हो जाए तो उनका पैसा, पासपोर्ट सब साफ कर दो। उसकी शुरुआत सिर्फ लूट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हत्याएं शुरू हो गईं। चार्ल्स को अब डर नहीं लगता था, उसे लगने लगा था कि वो कानून से तेज है। कुछ समय बाद वो शांटल के साथ मुंबई आ गया और यहीं उनकी बेटी ऊषा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि यहीं से चार्ल्स शोभराज का असली क्रिमिनल करियर शुरू होता है। मुंबई में उसने छोटी मोटी चोरियां की, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। वो खुद को किसी बड़े खेल के लिए बना मानता था। साल था 1973। एक ज्वेलरी शॉप में पूरे शाही अंदाज में चार्ल्स अंदर घुसा और उसने खुद को नेपाल का प्रिंस बताया। दुकानदार को भरोसे में लिया, नशीली दवाई पिलाई और फिर गहने लेकर गायब हो गया। लेकिन इस बार किस्मत ने धोखा दिया। उसका पासपोर्ट दुकान में ही छूट गया और पुलिस ने एयरपोर्ट पर उसे दबोच लिया। हालांकि वो कुछ दिन के बाद जमानत पर बाहर आ गया और फिर वह काबुल, ईरान, यूरोप जहां गया अपराध करता गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई आंद्रे से हुई। आंद्रे जल्द ही उसका क्राइम पार्टनर बन गया। दोनों ने कई देशों में चोरियां की, लेकिन जब वे ग्रीस पहुंचे तो दोनों गिरफ्तार हो गए। लेकिन यहाँ चार्ल्स फिर खेल कर गया। वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, लेकिन आंद्रे पकड़ा गया और उसे 18 साल की जेल हुई। चार्ल्स अब अकेला रह गया, लेकिन वह खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रहा था। वो वापस भारत लौटा और यहीं उसकी मुलाकात हुई अजय चौधरी से। अजय उसका सेकंड इन कमांड बन गया। अब दोनों मिलकर काम करते थे। टूरिस्ट से दोस्ती, फिर लूट और फिर मर्डर। और एक दिन 1972 में थाईलैंड में 5 युवा लड़कियों की हत्या का इल्जाम चार्ल्स पर लगा। ज्यादातर विक्टिम्स बिकिनी क्लैड टूरिस्ट थीं, इसलिए मीडिया ने उसे नाम दे दिया बिकिनी किलर। थाईलैंड के कानून के मुताबिक इतने कत्लों के बाद फांसी तय थी, लेकिन कानून में एक शर्त थी कि सजा 20 साल के भीतर दी जानी चाहिए और चार्ल्स ने इस कानून को अपनी ढाल बना लिया। वो किसी भी हालत में थाईलैंड की पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो भागकर फिर इंडिया आ गया। साल था 1976 और जगह थी दिल्ली। उसने फ्रेंच स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को नशीली दवाइयां देकर लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक स्टूडेंट ने खतरा भांप लिया। चार्ल्स पकड़ा गया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल भी उसे रोक नहीं पाई। वो गार्ड से दोस्ती करता, कैदियों को प्रभावित करता और अपनी झूठी कहानियां सुनाता। कहा जाता है कि तिहाड़ में उसका इतना रौब था कि कई बार जेलर खुद उसे अपनी कुर्सी ऑफर करता था। 12 साल चार्ल्स जेल में रहा। फिर आया साल 1986। उसने जेल में एक पार्टी रखी। हर जगह खाना और जश्न का माहौल था। उसने पार्टी में गार्ड्स और कैदियों को खाने में मिलाकर नशीली दवाइयां दी और जब सब बेहोश थे तो 4 कैदियों के साथ चार्ल्स जेल से भाग निकला। ये कोई अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि ये सब उसके मास्टर प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सजा पूरी करके बाहर गया तो उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहां उसकी मौत तय थी। इसलिए उसने थाईलैंड के कानून से पहले ही भारत के कानून के सिपाहियों को धोखा दे दिया और यहीं से चार्ल्स शोभराज एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। सोचिए, जिस आदमी ने पूरी दुनिया की पुलिस को सालों तक नचाया, जो जेल को खेल समझता था, वो बाहर निकलते ही क्या करेगा? वो छुपा नहीं, वो भगा नहीं, बल्कि वह कैमरे के सामने पहुंच देता है। जेल से बाहर आते ही चार्ल्स शोभराज ने अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई, जैसे कोई फिल्म स्टार रिहा हुआ हो, और फिर सीधे निकल पड़ा मौज मस्ती के लिए गोवा। कहते हैं इसी दौरान उसके अंदर का वही पुराना अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि मैं अब कानून से बड़ा हूँ, और इसी घमंड में उसने खुद ही पुलिस को फोन करके अपनी लोकेशन बता दी। कुछ ही घंटों में पुलिस दी हुई लोकेशन पर पहुंची और चार्ल्स शोभराज एक बार फिर गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस बार मामला अलग था। अब उस पर सिर्फ पुराने अपराध नहीं, बल्कि जेल तोड़ने का नया जुर्म भी जुड़ चुका था। इसी वजह से उसे फिर जेल भेज दिया गया और इस बार उसकी सजा चली साल 1996 तक। यानी अब वो थाईलैंड के कानून और फांसी की सजा के अपने सबसे बड़े डर से आजाद हो चुका था। साल था 1997। भारत की जेल से बाहर निकलते ही चार्ल्स शोभराज सीधा पेरिस पहुंचा और यही कहानी फिर पलट गई। जिस आदमी को दुनिया सीरियल किलर कहती थी, पेरिस में वही हीरो बन चुका था। लोग उसके चार्म से प्रभावित थे। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी रहस्यमय मुस्कान लोगों पर जादू सा बिखेर देती थी। क्राइम की दुनिया में चार्ल्स का नाम अब डर से नहीं, बल्कि इज्जत से लिया जाने लगा। यहाँ तक कि फ्रांस के एक मशहूर डायरेक्टर
डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने चार्ल्स की जिंदगी पर फिल्म बनाने के राइट्स तक खरीद लिए। कहा जाता है कि इसके लिए उसे करीब 97 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया हाउस ने इंटरव्यू के लिए जब उससे संपर्क किया तो चार्ल्स ने साफ कहा कि $5000 से कम में नहीं। अब चार्ल्स शोभराज कोई अपराधी नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रांड बन चुका था। पेरिस में वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर आता है साल 2003। अचानक खबर आती है कि चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया है। काठमांडू के एक कैसीनो के बाहर उसकी एक तस्वीर अखबार में छप जाती है और बस यहीं से नेपाल पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि नेपाल में चार्ल्स के खिलाफ पहले से ही 2 हत्या के मामले दर्ज थे। एक अमेरिकन बैकपैकर कॉनी जो ब्रॉन्जिज और एक कैनेडियन सिटीजन लॉरेंट कैरियर के मर्डर का। ऊपर से फेक पासपोर्ट के जरिए नेपाल में घुसने का मामला भी जुड़ गया। चार्ल्स फिर पकड़ा गया और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। दिनांक 12 अगस्त 2004 को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को उम्र कैद की सजा सुना दी। जिस आदमी ने दुनिया भर की जेलों को खिलौना बना रखा था, अब वो काठमांडू की जेल में बंद था। लेकिन चार्ल्स का दस्तूर था कि चार्ल्स कभी बदलता नहीं। जेल में रहते हुए साल 2008 में उसने शादी कर ली। दुल्हन थी उसके नेपालीज लॉयर की बेटी निहिता विश्वास, जो उसे 44 साल छोटी थी। दुनिया फिर हैरान थी। कातिल, कैदी और फिर भी सुर्खियों का बादशाह चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल में 17 साल तक बंद रहा। फिर आई तारीख 22 दिसंबर 2022। नेपाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उसे रिहा किया जाए। कारण नेपाल का कानून, जिसके मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र, अच्छा आचरण और गंभीर हेल्थ इश्यूज होने पर कैदी को रिहा किया जा सकता है। और चार्ल्स अब 78 साल का हो चुका था। उसे हार्ट प्रॉब्लम्स थी और इस तरह जिस नाम से दुनिया कांपती थी वो एक बार फिर आजाद हो गया। जेल से निकलते ही चार्ल्स शोभराज फ्रांस चला गया। आज वो वहीं है, शांत आरामदायक जिंदगी काट रहा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर चार्ल्स शोभराज ऐसा बना क्यों? एक फ्रेंच राइटर ने लिखा था, चार्ल्स की तमाम हरकतें इस बात की गवाही देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की गहरी कुंठान छुपी हुई थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस राइटर ने चार्ल्स से कभी मुलाकात नहीं की थी। उसने सिर्फ उसके अपराधों की लिस्ट देखी थी। एक साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने अपनी किताब में लिखा, कई अपराधी बचपन की उपेक्षा, माता पिता से नफरत और पहचान के संकट की वजह से ऐसे बन जाते हैं। और चार्ल्स शोभराज इस थियरी में पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि चार्ल्स ना तो गुस्सैल था, ना ही पागलपन से भरा। वो चिल्लाता नहीं था, वो हिंसा दिखाता नहीं था, बल्कि वो सोच समझकर मारता था। उसके माता पिता में से किसी का भी क्राइम से कोई नाता नहीं था। उसकी वियतनामी माँ और भारतीय पिता कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं। इसी वजह से उसके पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं। एक दौर ऐसा भी आया जब चार्ल्स किसी भी देश का नागरिक नहीं था। वो वियतनाम के सैगोन में पैदा हुआ था, जब शहर जापानियों के कब्जे में था। युद्ध, भूख, अस्थिरता, इन हालातों में पले बढ़े चार्ल्स के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ा और शायद यहीं से एक ऐसे इंसान की नींव पड़ी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे रहस्यमय और खतरनाक अपराधी बना। चार्ल्स शोभराज, एक ऐसा नाम जो आज भी कानून, अपराध और इंसानी दिमाग तीनों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। चार्ल्स शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर से शादी कर ली और फिर पेरिस चली गई। यहीं से चार्ल्स की जिंदगी में वो खालीपन और पहचान का संकट और गहरा हो गया, जिसने आगे चलकर उसके पूरे व्यक्तित्व को जहर से भर दिया। साइकोलॉजी ऑफ क्राइम पर काम करने वाले कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चार्ल्स शोभराज को अपने हिंदुस्तानी पिता से इतनी गहरी नफरत थी कि वो पूरी जिंदगी उसी नफरत को साबित करने में लगा रहा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक वो जुर्म की दुनिया में इसलिए और गहराई तक उतरता चला गया ताकि उसके नाम से ऐसी बदनामी फैले जो कहीं न कहीं उसके पिता की पहचान पर भी दाग बन जाए। यही वजह मानी जाती है कि उसके शिकार ज्यादातर खूबसूरत, आजाद और आत्मनिर्भर लड़कियां बनी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह महज संयोग नहीं था, बल्कि उस दबे हुए गुस्से और कुंठा का नतीजा था जो उसने बचपन से अपने अंदर पाल रखी थी। चार्ल्स शोभराज न तो आम सीरियल किलर था, न ही अचानक भड़कने वाला हिंसक इंसान। वो ठंडे दिमाग से सोचने वाला, भावनाओं को पढ़ने वाला और लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल करने वाला अपराधी था। शायद यही वजह है कि आज भी चार्ल्स शोभराज सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की सबसे डरावनी पहेली माना जाता है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से चार्ल्स शोभराज एक जन्मजात अपराधी था या हालात और बचपन की ठोकरों ने उसे ऐसा बना दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।